अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे लंदन स्टूडियो से आप देख रहे हैं सिग्नेचर टॉक और मैं हूं अहमद शाहीन। उम्मीद है आप हजरात खैरियत से होंगे। प्रोग्राम में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हम गुफ्तगू करेंगे कश्मीर के हवाले से। गुज़िश्ता हफ़्ते में हमने देखा कि यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया। हर साल ये दिन मनाया जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में और कश्मीर में बल्कि दुनिया भर में जहाँ भी पाकिस्तानी रहते हैं, कश्मीरी कम्यूनिटी रहती है, वहाँ पर इस दिन को मनाया जाता है। इसमें जो इस दिन में कश्मीरियों के लिए दुआएँ भी की जाती हैं। कश्मीर में रहने वाले जो शहरी जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, उनको इंसानी हकूक़ की जिन खिलाफ वर्जियों का सामना है उसका जिक्र किया जाता है और कोशिश की जाती है कि इस मामले को दुनिया के सामने पेश किया जाए। कई बरस से ये सिलसिला जारी है और हुकूमत पाकिस्तान इस दिन को सरकारी सतह पर भी मनाती है। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ख़ासकर ये देखेंगे कि अब जो मसला कश्मीर है मौजूदा हालात के तनाजुर में वो कहाँ पर खड़ा है और बैनुल-अक़वामी फ़ोरम्स पर किस तरह से कश्मीर की बात की जा रही है, नहीं की जा रही। इन तमाम अमूर का भी जायज़ा लेंगे और कश्मीर के हवाले से ही गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए हमेशा की तरह मौजूद हैं सैयद मुश्तबा साहब, जबकि स्काइप के ज़रिए से हमें ज्वाइन कर रही हैं शाइस्ता सफ़ी। ये कश्मीरी सीनियर रहनुमा हैं, कश्मीर का मुकदमा मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर लड़ती हैं, कश्मीर को रिप्रेजेंट करती हैं। बहुत शुक्रिया इन्होंने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का। शाइस्ता, सबसे पहले आपसे ही आगाज़ करूँगा। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच आपके वक्त देने का। अब बताइएगा जी, मौजूदा हालात के जो तनाजुर में क्या हालात हैं मकबूजा वादी के, और ख़ास तौर पे जो 5 अगस्त 2019 को भारत की जानिब से जो इक़दामात किए गए उसके बाद तो बहुत जो एक रिएक्शन आया कश्मीरियों की जानिब से, शिद्दत से तहरीक भी जारी की गई। उसके बाद उसी शिद्दत से एक क्रैकडाउन भी किया गया इंडियन फोर्सेस की जानिब से, इंडियन हुकूमत की जानिब से। लेकिन क्या अब हालात नॉर्मल हैं और क्या बज़ाहिर ये महसूस हो रहा है कि कश्मीरियों ने बिलाखिर उस फ़ैसले को, उस तब्दीली को मंजूर कर लिया है? इसका बहुत आसान सा जवाब है, बिल्कुल नहीं। भारत का जो तसल्लुत है, भारत जो काबिज़ है वहाँ पर मकबूजा कश्मीर में 7 दहाइयों से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन वो हर हरबा इस्तेमाल कर चुका है। और हमने देखा है इन तमाम 7 दहाइयों में कि हर हरबा इस्तेमाल किया गया, लेकिन मकबूजा कश्मीर की आवाम जो है वो कभी हार उन्होंने नहीं मानी है। आपने 5 अगस्त 2019 का जिक्र किया, तो आज 1 साल 6 माह और 4 दिन हो चुके हैं। अगर मैं आपको याद दिला दूं कि जो ही उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत ने ये फैसला किया था कि आर्टिकल 370 और 35A को वो ख़त्म करेंगे, तो उससे पहले ही उन्होंने एक गैर एलानिया कर्फ्यू मकबूजा कश्मीर में नाफिज किया। और वो गैर एलानिया कर्फ्यू दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा कर्फ्यू हमने देखा कि कितने दुरानिये पर वो चला। और उसके बाद कोविड आया, कोविड की वजह से एक और कर्फ्यू जो है मकबूजा कश्मीर में लगा। इसका मतलब था कि मकबूजा कश्मीर डबल और ट्रिपल लॉकडाउन के अंदर था। उसके बावजूद वहाँ के लोगों ने जो उनकी राय है, उनका जो जज्बा है, उनका जो गुस्सा है, वो मुख्तलिफ तरीकों से दुनिया के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश की। लेकिन जहाँ जहाँ मकबूजा कश्मीर के लोग अपनी आवाज़ को एक्सप्रेस करना चाहते थे, हिंदुस्तान की हुकूमत ने उन तमाम तरीकों के ऊपर पाबंदी लगाई। अगर हम फेसबुक की बात करें, हम ट्विटर की बात करें, हम व्हाट्सएप की बात करें, हम वहाँ का लोकल मीडिया, वहाँ के अखबारात, वहाँ का टीवी, कोई भी ऐसा तरीका नहीं छोड़ा हिंदुस्तान ने कि जिसके ज़रिए मकबूजा कश्मीर के नौजवान ख़ास तौर पर अपनी राय, अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना जो गुस्सा है इस ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ वो निकाल सकें। लेकिन उसके बावजूद लोग निकले, उन्होंने दिखाया कि वो गुस्सा से भरपूर हैं। और एक और तरीका भी जो इस बार मकबूजा कश्मीर के अवाम ने इख्तियार किया कि हमने देखा कि जब भी मकबूजा कश्मीर के लोग सड़कों पर निकलते थे तो उनको या तो बुलेट्स का सामना करना पड़ता था या पैलेट्स का सामना करना पड़ता था। अगर बुलेट से उनकी जान बच जाती थी तो पैलेट से वो अंधे हो जाते थे। तो इस बार वहाँ के लोगों ने कर्फ्यू की वजह से भी और कोविड की वजह से भी खामोश एहतजाज जारी रखा हुआ है कि वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे ज़्यादा। और क्योंकि ये एक कर्फ्यू भी है, कोविड की सूरत हाल भी है, लेकिन ये कहना कि मकबूजा कश्मीर के लोग जो हैं वो थक गए हैं या हार गए हैं या वो खुदा ना खास्ता अपनी इस तहरीक से पीछे हट गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज भी वहाँ के लोगों में जो आज़ादी का जज्बा है वो मौजूद है। और इसकी मिसाल मैं सिर्फ इस तरह दूंगी कि अभी जो फेक इनकाउंटर्स हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के नौजवानों के ऊपर इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। वहाँ का जो एक नौजवान अतहर वानी, उसको शहीद किया गया फेक एनकाउंटर में, और वहाँ की फिर ये पता चला उनके मीडिया के थ्रू कि एक फेक एनकाउंटर था। उनके वालिद जो मुश्ताक वानी साहब हैं, वो अपने बेटे की लाश मांग रहे हैं और उसके हवाले से प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
भारत ने उनके खिलाफ जो है यूएपीए लगा दिया है। ये अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट प्रिवेंशन एक्ट है और ये उनके खिलाफ लगा दिया क्योंकि वो अपने बेटे की लाश मांग रहे थे। आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट अभी भी वहां पर मौजूद है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट अभी भी वहां पर मौजूद है, ऑक्यूपेशन अभी भी वहां मौजूद है। पहले 7 लाख अफवाज मौजूद थे, अब उससे ज्यादा 3 लाख मजीद अफवाज वहां पर मौजूद है। जो रेशियो है सिविलियन जो आर्मी, वो एक आर्मी फोर्स हर 10 कश्मीरियों के सर के ऊपर एक आर्मी का अफसर मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में वहाँ के लोग फिर भी अपनी आज़ादी की जो शम्मा है उसको जलाए हुए बैठे हैं। हम लोग जो डायस्पोरा में रह रहे हैं, हम बाकी जो दुनिया में अभी हम लाविश लॉकडाउन में रहते हुए भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन उसके बावजूद मकबूजा कश्मीर के अवाम जिस भी हरबे से, जिस भी तरीके से वो अपनी आज़ादी की जो एक ख्वाहिश पूरी दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो फिर भी करते हैं। और हमें जो डायस्पोरा में मौजूद लोग हैं, पाकिस्तान के लोग, कश्मीर के लोग, हमें उनकी इस आवाज़ को एम्पलीफाई करना है, उसको मजीद पहुंचाना है दुनिया तक कि वो आज भी इस कोविड में भी और इस ऑक्यूपेशन में भी अपनी आज़ादी का हक मांग रहे हैं। जी शाइस्ता, सही आपने कहा कि हमको जो है पाकिस्तानी, खासतौर पे जो पाकिस्तान में भी जो आप जो लोग आपके इसमें शरीक हैं, आप चाहती हैं कि वो आपकी आवाज़ को एम्पलीफाई करें, दुनिया भर में पहुंचाएं। क्या आप समझते हैं कि वो कामयाब तौर पर ये काम कर रहे हैं? इसके जो इधर से जो कोशिशें की जा रही हैं उनके असरात दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं? बेहतरीन सवाल। देखिए, जब तक कि मकबूजा कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन लोगों को मालूम नहीं होगी तब तक वो उसको सही तौर पर एडवोकेट नहीं कर सकते। जो लोग एडवोकेसी करना चाहते हैं, जो लोग कश्मीर के हवाले से लॉबिंग करना चाहते हैं, जब तक वो ग्राउंड से जुड़े हुए नहीं होंगे, जब तक कि उनको ग्राउंड की नब्ज का ना पता हो मकबूजा कश्मीर के लोग क्या चाहते हैं, अगर कोई भी इस वक्त महबूबा मुफ्ती को कश्मीरियों का लीडर मान ले, मैं समझती हूँ कि बहैसियत कश्मीरी मेरे लिए ये एक अजियतनाक चीज़ होगी कि वो कल तक बीजेपी के साथ हुकूमत कर रही थी मकबूजा कश्मीर में। अगर आज वो आप उनको लीडर के तौर पर प्रेजेंट करेंगे तो कश्मीरी उसको नहीं मान सकते। तो जब तक आप कश्मीरियों की नब्ज को नहीं पकड़ेंगे, आप कश्मीरियों का वो जो एक उनके अंदर जज्बा है उसको आप दुनिया तक प्रेजेंट नहीं तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको खुद मालूम ना हो। तो जो लोग भी जब भी हम ये बात करते हैं कि कश्मीरियों की बात को आगे पहुंचाइए, तो हमारा ये मकसद होता है कि पहले उनकी बात को समझिए, पहले ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो चाह क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। वो आज़ादी मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं, वो हक मांग रहे हैं जो आप और मैं फॉर ग्रांटेड लेते हैं। वो हक मांग रहे हैं कि जो आप और मैं जिसको बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। तो दुनिया को ये बावर कराने की जरूरत है, मकबूजा कश्मीर के लोग कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज नहीं मांग रहे, वो हक मांग रहे हैं कि जो आप और मैं और वो सब इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं। तो जब मैं ये बात करती हूँ कि मकबूजा कश्मीर के आवाम की आवाज बनिए, तो उस आवाज में मिलावट नहीं होनी चाहिए, वो वाली आवाज होनी चाहिए जो ग्राउंड से उठी हुई आवाज हो। जी शाइस्ता, अच्छा आपने बिल्कुल इसको डिटेल में एक्सप्लेन भी किया। दोबारा से मैं वो कश्मीर के जो अंदरूनी सूरत हाल है उसके हवाले से आगाही लेना चाहूँगा आपसे, चूँकि आपका राब्ता भी रहता है, आप ख़ुद कश्मीरी शहरी हैं। इस हवाले से बताइएगा कि जब हमने देखा भारत ने ये तमाम पाबंदियाँ लगाईं, दोबारा से मैं 5 अगस्त 2019 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद जो वहाँ पर हिंद नवाज सियासतदान थे जो हमेशा से वो हिंदुस्तान की पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते रहे, ना सिर्फ अपने बयानात से बल्कि अपने अमल से भी उन्होंने भरपूर अंदाज में जो हिंदुस्तान था उसको सपोर्ट किया, उसकी हर पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया और इसके एवज़ उन्होंने मुराद भी हासिल की। और ख़ुद कश्मीरियों जो कश्मीरी शहरी हैं बाज़ औक़ात उनसे जो उनके ऊपर मुजालिम होते वो उसमें भी बिलवास्ता या बिलावास्ता शरीक रहते। लेकिन बहरहाल ये जब तमाम मामला हुआ, इसके बाद हमने देखा उनके ऊपर भी कुछ सख्तियाँ की गई, उनके अहले खाना को भी नज़रबंद किया गया। अब बताइएगा अब वो किस तरह से किस हाल में हैं और क्या दोबारा से सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त मिल चुकी है, ना सिर्फ वो जो हिंदुस्तान नवाज क़ुव्वतें थी उनको बल्कि जो दीगर कश्मीरी सियासतदान हैं जो कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाते हैं, क्या उनको भी अब कुछ सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त मिल चुकी है और सियासी सरगर्मियाँ हो रही हैं वहाँ पर? जी देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले जो उनके साथ हम पीडीपी की बात करें, हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, हम उमर अब्दुल्ला की बात करें, महबूबा मुफ्ती की बात करें, सजाद लोन की बात करें, तो ये हैंड इन ग्लव्स थे बीजेपी के साथ। पीडीपी ने तो हुकूमत की बीजेपी के साथ कि जब मकबूजा कश्मीर के अवाम उनको बारहा आगाह कर रहे थे कि बीजेपी को मकबूजा कश्मीर का रास्ता मत दिखाइए, पीडीपी ने उनके साथ हुकूमत की और उनको कश्मीर का रास्ता दिखाया और जम्मू में उन्होंने सीट्स हासिल की। तो ये आज की बात नहीं
नहीं थी। शुरू दिन से जो हमारे जिनको कि हम कठपुतली कहते हैं हुक्मरान हमारे, चाहे उनमें ये सब जिनके भी मैंने नाम लिए, इन्होंने हिंदुस्तान का रास्ता हमवार करने की कोशिश की। जब इंशा मुश्ताक 14 साल की बच्ची की दोनों आंखें चली गई कि वो सिर्फ घर की खिड़की से प्रोटेस्ट को देखना चाह रही थी और उसके पैलेट्स लगे, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि इस बच्ची के साथ ये क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि उसको खिड़की खोलने की जरूरत क्या थी, उसने क्यों खिड़की खोल के देखा और उसको पैलेट्स लग गए। जब 18 माह की हिबा को अपनी माँ की गोद में पैलेट्स लगे और यंगेस्ट विक्टिम बनी पैलेट गन की कि उसकी एक आंख जाया हो गई, तो महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इसकी माँ को बाहर निकलने की जरूरत क्या थी। ये वो लोग हैं कि जब इनसे ये हुकूमत में थे उस वक्त उनको हिंदुस्तान जो भी मकबूजा कश्मीर में कर रहा था, चाहे वो नौजवानों को जो डिसअपियर कर रहा था, या मैस ग्रेव्स की हम बात करें, या खवातीन की बेहुरमती की बात करें, या अपने जो हमारे हुर्रियत कायदीन हैं उनको जो जेलों में बंद किया गया, हमारी जो हुर्रियत कायदीन जो खवातीन हैं उनको जम्मू से और कश्मीर से मुंतकिल करके बदनाम ज़मानत तिहाड़ जेल में जब डाला गया, तो हमारे यही हुक्मरान कठपुतली हुक्मरानों से जब हम इल्तिजा करते थे तब ये कहते थे कि क्योंकि आप आज़ादी की बात कर रहे हैं तो आपको ये भुगतना पड़ेगा। 5 अगस्त 2019 को जब उनके साथ ये हुआ और जब उनको हिंदुस्तान ने उन्हीं की कायम करदा जेलों में डाला, और वो भी जेल नहीं थी, वो नाम नेहाद जेल थी, और 1 साल तक उनको कैद और नजरबंद की सोहबतें इख्तियार करनी पड़ी। तो उसके बाद आज वो जाकर उनको फिर भी ये एहसास थोड़ा सा हो गया कि हमने शायद माजी में कुछ गलतियां कर दी और अब हम उनको सुधारना चाहते हैं, लेकिन वो फिर भी आज भी वो हिंदुस्तान के आइन के अंदर रह कर उन गलतियों को सुधारना चाहते हैं, जबकि कश्मीरी अवाम हिंदुस्तान के आइन को नहीं मानते। हम अपने आप को हिंदुस्तान का शहरी कंसिडर नहीं करते, हमारे ऊपर हिंदुस्तान का आइन लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी वो जो हमारे कठपुतली हुक्मरान है हमसे वो कहते हैं ना, शाह से ज्यादा शाह के वफादार बने हुए हैं, और फिर भी वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, हिंदुस्तान को अपना बड़ा बाप या भाई समझते हैं और अपने आप को उनका अटूट अंग समझते हैं, लेकिन मकबूजा कश्मीर के अवाम उनको आजमा चुके हैं। और अब भी अगर वो इस वक्त आज़ादी की या हक के खुद इरादियत की बात करते हैं, तो हम जानते हैं कि वो इस वक्त अपनी कुर्सी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी और वो मिनिस्टोरियल जो चेयर्स थी वो उनके हाथ से छूट चुकी हैं, क्योंकि अब हिंदुस्तान ने कश्मीर को यूनियन टेरिटरी में तब्दील कर दिया है। तो वो इस वक्त भी अगर आज़ादी की बात करें तो वो सिर्फ अपनी कुर्सी की पावर की बात कर रहे हैं, वो आज़ादी की बात उस तरह नहीं कर रहे जिस तरह कश्मीर की आवाम चाहती है। जी शाइस्ता, आर्टिकल 370 जो खत्म किया गया था उसका एक बड़ा मकसद ये भी था कि कश्मीर की जो डेमोग्राफी उसको चेंज किया जाए, और वहाँ और लाजमी तौर पे भारत उस पर अमल भी कर रहा है। आप क्या समझती हैं कि अभी तक उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की है, या अभी तक उनकी ये साजिशें नाकामी होती जा रही हैं कि वो कश्मीर की डेमोग्राफी को इस हद तक चेंज कर दें कि अगर हक खुदराजियत का मुतालबा तस्लीम भी कर लिया जाए तो उसके वो नताइज ना है जो कि कश्मीरी अवाम चाहते हैं? देखिए, जो 5 अगस्त 2019 के बाद खास तौर पर और उसके बाद कोविड का जो एक कवर उन्होंने लिया है, रिपोर्ट्स ये कहती हैं, और ये खास तौर पर बैनुल अक़वामी रिपोर्ट्स भी ये कह रही हैं कि हिंदुस्तान उस रफ्तार से डेमोग्राफिक चेंजेस कर रहा है जिस रफ्तार से इजराइल भी नहीं कर सका। इजराइल को भी 50-60 साल लगे डेमोग्राफिक चेंजेस करने में, लेकिन हिंदुस्तान ने इस 1 साल के अरसे में, 1 साल 4 महीने 6 महीने के अरसे में उसने जितनी डेमोग्राफिक चेंजेस की हैं, हाल ही में रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये हिंदुस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि 35 लाख जो है डोमिसाइल्स वो इशू किए गए हैं। अब हमें नहीं मालूम कि इसमें से कितने नॉन कश्मीरीज हैं कि जिनको वो वहाँ पर सेटल करना चाह रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपने मकबूजा कश्मीर की हमारे फैमिलीज वहाँ पर रहती हैं, वो क्योंकि कश्मीरी जो है उनका लबो लहजा, उनकी जो साख्त है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है हिंदुस्तान के लोगों से, तो हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ पर अब आके आबाद हो रहे हैं, वहाँ की लैंग्वेज सीख रहे हैं, हमारी कुजीन को वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे कल्चर को वो अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके अंदर अपनी ही नई नई वेरिएशंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये उनका तरीका है कि उन्होंने क्योंकि हर हरबा इख्तियार किया, उन्होंने लोगों को मार के भी देखा, हमारी ख़वातीन की अस्मत दरी करके भी देखा, लेकिन उन्होंने अब इजराइल का ये तरीका इख्तियार किया कि वहाँ पर अपने लोगों को आबाद किया। जो आपने बिल्कुल सही इसकी निशानदेही की कि अगर कल हिंदुस्तान किसी भी प्रेशर के तहत या खुद ही से डिसाइड कर ले कि आइए अब मकबूजा कश्मीर रेफरेंडम में प्लेबिसाइट कराते हैं, तो उस वक्त कश्मीरियों की मेजॉरिटी नहीं होगी, कश्मीरियों को तो वो मार चुके होंगे, कश्मीरियों को तो वो दफना चुके होंगे, और
कश्मीरियों को तो माइनॉरिटी में ला चुके होंगे, जी। फिर वो दुनिया को दिखाएंगे कि देखिए हमने तो यहाँ पे रेफरेंडम किया था और वो हक, वो उसका जो रिजल्ट है वो हिंदुस्तान के हक में आ चुका है। जी शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ रहीं। बस आखिर में एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कश्मीरी कम्युनिटी यकीनी तौर पे पूरी दुनिया में रहती है और वो इस हवाले से काविशें करती भी रहती है। आपके ख्याल में, और क्या आप मुतमईन हैं जिस तरह से आवाज़ उठाई जाती है कश्मीरी कम्युनिटी की जानिब से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में, और आपके ख्याल में इसमें क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है जिससे मज़ीद मौसर अंदाज में कश्मीर का मुकदमा बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर उठाया जा सके? देखिए, मैं आपको एक बहुत ही ईमानदारी के साथ ये बात कहूँगी कि मैं अपनी जो मैं कोशिशें मैं कर रही होती हूँ कश्मीर के हवाले से अवेयरनेस लोगों, मैं खुद उससे मुतमईन नहीं हूँ। मैं फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी या जो बाकी लोग कर रहे हैं उससे कैसे मुतमईन हो सकती हूँ कि जब तक मैं ये ना देखूँ कि उसका इम्पैक्ट ग्राउंड के ऊपर ना पड़े। बिल्कुल वेबिनार्स हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, सेमिनार्स हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, बहुत बातें हो रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो इंटरनेशनल मीडिया है वो लिख रहा है, नए-नए आर्टिकल्स आ रहे हैं, गार्डियन के ऊपर, न्यूयॉर्क टाइम्स का फ्रंट पेज आ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा का इंसानी हुकूक जो है वो 2 रिपोर्ट्स दे देता है और उसके अंदर बता रहा है कि किस तरह मकबूजा कश्मीर के अंदर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं। ये सब बिल्कुल ठीक है और ये एक नई चीज़ है। अभी हाल ही में न्यूयॉर्क का जो असेंबली, उन्होंने लेजिस्लेटिव रेजोल्यूशन दिया कि 5 फरवरी को हर साल अब अमेरिकन कश्मीर डे मनाया जाएगा। यहाँ पर बरतानिया में अगर हम देखें तो लेबर फ्रंट ऑफ कश्मीर, कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर और बहुत सारे फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर वो कश्मीर के हवाले से बात करें, खुशाइन बहुत अच्छी। और हम मकबूजा कश्मीर के अवाम, खासतौर पर जो डायस्पोरा में लोग रह रहे हैं, हम बिल्कुल सर आंखों पर उनको लेते हैं। लेकिन जब तक मकबूजा कश्मीर की ग्राउंड सिचुएशन चेंज ना हो, जब तक वहाँ के मजालिम कम ना हो और वहाँ के जो लोगों की ख्वाहिशात हैं, उनकी जो आज़ादी की उमंगें हैं, जब तक वो पूरी ना हो, तब तक मैं ये कैसे कह सकती हूँ कि हाँ हम कामयाब हुए हैं या मकबूजा कश्मीर के लोगों के ऊपर हमने कोई ऐसा कमाल का एहसान कर दिया है। मैं उसमें बशमूल मैं और बाकी जो तमाम लोग डायस्पोरा में मौजूद है, हम तब तक ये नहीं कह सकते कि हम कामयाब हुए जब तक हम उसका इम्पैक्ट ग्राउंड के ऊपर ना देख लें। जी शाइस्ता, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद रहीं और ख़ास तौर पे कश्मीर के हवाले से जो तफसीली गुफ्तगू है वो आपने हमारे साथ की। थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया, इस्लाम चैनल का बहुत शुक्रिया कि मकबूजा कश्मीर को आप लोग याद रखते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का पहला हिस्सा जारी है। शाइस्ता सफ़ी हमारे साथ मौजूद थी। इस प्रोग्राम के जो पहला हिस्सा है इसमें मज़ीद कुछ जो गुफ्तगू है वो सैयद मुश्तबा साहब से भी करेंगे। हमने जो शाइस्ता थी उनसे इस बात के हवाले से जानने की कोशिश की जो कश्मीर के अंदर क्या सिचुएशन है इस वक्त मकबूजा कश्मीर में, मकबूजा वादी में, ख़ास तौर पे जो 5 अगस्त 2019 के बाद की सिचुएशन थी सारी, उस हवाले से उन्होंने कहा। और आखिर में जो उन्होंने गुफ्तगू की इस हवाले से यकीनी तौर पे बहुत अहम है कि अगरचे काविशें हो रही हैं, हम देख रहे हैं योम यकजहती कश्मीर भी मनाया जा रहा है, मुसलसल मनाया जा रहा है और अब पाकिस्तान के अलावा दुनिया भर में मुख्तलिफ जो फोरम्स हैं उनके ऊपर कश्मीर की बात की जाती है। बहुत सारी तंजीमें इस हवाले से मौजूद हैं जो कश्मीर की बात भी करती हैं, कश्मीर के मुकदमे को मुख्तलिफ फोरम्स पर लेके जाती हैं, लोगों को शऊर और आगाही भी देती हैं। लेकिन ये तमाम कोशिशें तब ही बारावर साबित होंगी, इनको फ्रूटफुल जो है हम बना सकेंगे या देख सकेंगे जब कश्मीर में रहने वाले जो अफराद हैं उनको कुछ रिलीफ मिलेगा। यकीनी तौर पे आज़ादी की मंजिल जिसको वो हासिल करना चाहते हैं वो कोई रातों रात नहीं मिल सकती। उसके लिए यकीनी तौर पे बहुत दहाइयों से काविशें जारी भी हैं, लेकिन कम से कम किसी तरह से भारत को इस तरह से तो प्रेशराइज़ किया जा सके, उसको मजबूर किया जा सके। और आलमी कवानीन इस हवाले से मौजूद भी हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं और इस बात में रहनुमाई भी करते हैं कि किस तरह से जो भारतीय तसल्लुत है उसमें कुछ हवालों से नरमी लेके आई जा सके, ताकि जो कश्मीर में रह रहे हैं, मकबूजा कश्मीर में भारत के साए में जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको किसी तरह थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, उनकी ज़िंदगियों में कुछ आसानियाँ पैदा हो सकें और इसी से यकीनी तौर पे वो उनका जो मुकदमा है वो मज़ीद बेहतर भी हो पाएगा। ये उन्होंने गुफ्तगू की और बहुत हमारे साथ इस हवाले से वो मौजूद रहीं। सैयद मुश्तबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे कुछ और इसके जो दीगर कुछ जाविये हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सैयद मुश्तबा साहब, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, आपने गुफ्तगू शाइस्ता की सुनी भी, उसमें अपना हिस्सा भी डाला, आपने उनसे बहुत कीमती सवालात भी किए। अब कुछ योम यकजहती कश्मीर और ख़ासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये जो अभी गुज़िश्ता हमने देखा योम यकजहती कश्मीर गुजरा, आपके ख़्याल में इसमें पाकिस्तानी सियासी जो क़यादत है उसने क्या पैगाम दिया दुनिया को और क्या तासुर लेगी दुनिया इससे?
देखिए जी, कश्मीर की यौम यकजहती कश्मीर के मौके में पाकिस्तानी क़यादत ने जो पैगाम दिया दुनिया भर को, वो ये था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा और आपने कश्मीर की सौदाबाजी कर ली है। उन्होंने दुनिया को ये मैसेज नहीं दिया कि कश्मीर, जैसे कि शाइस्ता ने अभी तवज्जो मबज़ूल करवाई थी, कि कश्मीर में जो लोग चाहते हैं, जो उनके जज्बात हैं, वो दुनिया तक पहुंचाए जाए, बल्कि उन्होंने दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम जिस तरीके से दीगर कौमी मामलात में एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते हैं, इसी तरह हम कश्मीर के मौजू पर भी एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तराशी का सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा, सैयद मुस्तफ़ा साहब, आपके ख्याल में क्या ये कहना दुरुस्त है या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि अगर वो एक तकरीर की वज़ीर आज़म साहब ने या दूसरी जानिब अपोजिशन के हवाले से रहनुमाओं ने भी, वो 1 घंटे की तकरीर कश्मीर के हवाले से थी, उसमें वज़ीर आज़म की तकरीर तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा डिस्कस भी हो रही है, उसमें बहुत सी नई बातें भी हैं, लेकिन अगर उसमें एक हिस्सा और यकीनी तौर पे मेरी ज़ाती राय भी यही है कि वो नहीं करनी चाहिए थी एनआरओ की बात जो आखिर में उन्होंने की, लेकिन अगर एक हिस्सा इस हवाले से आ गया तो अब तमाम लोग उस ही हिस्से को लेके बैठ गए हैं, लेकिन जो कश्मीर के हवाले से उन्होंने बात की और ख़ास तौर पे हक़ खुद इरादियत और फिर कश्मीर की आज़ादी के हवाले से एक ऐसी बात जो पाकिस्तान ने पहले सरकारी तौर पे शायद बहुत कम की है, तो उसको डिस्कस करने की बजाय वो एनआरओ वाले हिस्से को और अपोजिशन वाले हिस्से को लेके हम डिस्कस करना शुरू कर दें। देखिए, बात ये होती है कि आप सिर्फ इमीडिएट रीजन को देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है कई सालों का, 2-2.5 सालों का, जब भी किसी आलमी फोरम में भी गए, हुकूमत की तरफ से वजीर आजम गए हैं, उन्होंने इस इशू को उठाया। आपको याद होगा कि अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में गए थे, जनरल असम्बली का, मुझे याद नहीं कि जनरल असम्बली का था कौन सा इजलास था, जिसमें उन्होंने जाके ये तक कहा था कि पाकिस्तान में चोरियां होती हैं, अब तक चोर पाकिस्तान में वो थे। तो जाहिर सी बात है, वो फिर ये मामला इतना हसास हो जाता है कि फिर उस पर रिएक्शन भी उसी किस्म का आता है। मैं इस बात को बिल्कुल एक्नॉलेज करता हूं कि पीडीएम की तरफ से ओवर रिएक्ट किया गया है, खास तौर पे कश्मीर के मामले में। जिस तरीके से हुकूमत ने एनआरओ की बात की, इस तरह पीडीए ने भी जो है वो ना सिर्फ ओवर रिएक्ट किया, बल्कि जब आपने ये कह दिया कि वजीर आजम ने कश्मीर का सौदा कर दिया, तो बुनियादी तौर पे आपने जो यकजहती का पैगाम था उसकी जो है वो बिल्कुल नफी कर दी। आपने बुनियादी तौर पर उसकी वो जो इख्तलाफात थे जिससे हमको बचना था दुनिया को, कम से कम 5 फरवरी के दिन हम दुनिया को ये ना दिखाएं कि हम अपने सियासी इख्तलाफात जो है, अपने गंदे कपड़े जो है वो दुनिया के सामने मत धोए, तो आपने बुनियादी तौर पर उसकी बुनियाद रख दी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि थोड़ा हिस्सा था बिल्कुल, और जो वजीर आजम की तकरीर में जो है 80 या 85% जो है वो कश्मीर के मामलात में बात हुई थी, उस पे आप तनकीद कर सकते थे, उससे इख्तलाफात कर सकते थे, लेकिन बराह रास्त ये कह देना, बल्कि ये इसको रिपीट कर देना, क्योंकि माजी में भी यही होता रहा है, माजी में भी हुक्मरान यही करते रहे कि आपने कश्मीर बेच दिया, आपने कश्मीर की सौदेबाजी कर दी। मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन था, और इसका जो है वो उसका नतीजा यही हुआ कि जाहिर सी बात है, हुकूमत अफ़वाम तफ़हीम का रास्ता हुकूमत में बर्दाश्त ज्यादा होती है, लेकिन जिस किस्म की हुकूमत हमारी मौजूद है उसका जवाब यही हो रहा था कि फिर उसके जवाब में वो उससे भी ज्यादा संगीन जवाब दें, और फिर उसके नतीजे में एक इस तरह की रिफ शुरू है जिससे कश्मीर का जो मैसेज है वो बिल्कुल जी। अच्छा सैयद मुस्तफ़ा साहब, इसी तकरीर के हवाले से अगर बात करें, एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने भारत को अमन मुज़ाकरात की पेशकश की है। इससे पहले भी मुख्तलिफ़ फोरम्स पे वो कर चुके हैं, और इवन जब वो उन्होंने हुकूमत संभाली इमरान खान साहब ने, तो इस हवाले से उन्होंने गुफ्तगू की थी। आपके ख़्याल में मोदी हुकूमत की मौजूदगी में ये मुमकिन है कि कोई अमन का किसी तरह से जो मुज़ाकरात हैं किसी तरह से किसी सतह के शुरू हो सके पाकिस्तान और भारत के माबैन? देखिए, जब नरेंद्र मोदी की जब हुकूमत आई थी तो दुनिया भर के तमाम तज्जिया निगार, पाकिस्तान के तमाम तज्जिया निगार इस बात पर मुत्तफिक थे कि मोदी की मौजूदगी में जिनकी सियासत की बुनियाद ही एंटी पाकिस्तान और एंटी कश्मीर और एंटी मुस्लिम है, उस हुकूमत के साथ कोई डील हो ही नहीं सकती। वो और कहते ज़ाहिर है अगर वो हुकूमत में आ गए, उनके इलेक्शन से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उसके नतीजे में मसला कश्मीर पे बातचीत करना भी मुश्किल हो जाएगी, और उसके किसी मुनासिब हल के इम्कानात भी कम हो जाएंगे। लेकिन हमारे उस वक्त के वजीर आजम का आपको बयान याद होगा कि उन्होंने कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी के साथ मामला करना ज्यादा आसान होगा। आपको याद है ना, 2 साल पहले जब नरेंद्र मोदी आए थे, वजीर आजम का बयान था, ये बड़े हमारे विजनरी वजीर आजम है, इनके विजन के ऊपर जो है पूरा पाकिस्तान चल रहा है, लेकिन इनका विजन ये कहता था
इनका स्टेट्समैनशिप इनको ये बताती थी कि मोदी के साथ मामलात करना ज्यादा आसान होंगे निस्बत दूसरी भारतीय हुकूमतों के। तो पाकिस्तान के तज्जिया निगार तो ये बात जानते थे और शुरू से ही जानते थे कि जिस किस्म की हुकूमत और जिस किस्म की मेंटेलिटी लेके नरेंद्र मोदी इस वक्त इख्तिदार में आए हैं, उसमें पाकिस्तान के साथ किसी अफवाह तफहीम का रास्ता जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। जी जी अच्छा सैयद मुस्तफ़ा साहब, आपने भी अपनी जो गुफ्तगू थी उसके आगाज़ में इस हवाले से बात की कि हम देखते आए हैं कि हुकूमत और अपोजिशन हमेशा बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं और अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए कश्मीर का सौदा करने की बात कर देते हैं कि फ़लाँ ने कश्मीर का सौदा कर दिया और इस तरह की एक्सट्रीम गुफ्तगू करते हैं। तो आपके ख़्याल में आप कैसे मुआजना करेंगे इसका? पिछली हुकूमतें भी हमने देखी, आज जो लोग कह रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर दिया, अपने दौरे हुकूमत में उन्होंने जो किया वो भी हमारे सामने है, कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हो पाई। तो इसमें आप इन दोनों को कैसे इनका मुआवजा करेंगे? देखिए, एक बात तो तय है कि ना पिछली हुकूमतों ने कुछ नहीं किया और ना ही ये हुकूमत कुछ करने जा रही है। लेकिन एक चीज को आप और भी मद्देनजर रखें, और मैं ये बड़ी ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब जो है की जो हुकूमत है, जो ये आखिरी 2.5 साल जो गुजरे हैं, इसमें ये पुराने हुक्मरानों के मुकाबले में कई दर्जा बेहतर पोजीशन में थे कि मसला कश्मीर को किसी हद तक आगे बढ़ा दिया जाए, उसके हल की जानिब किसी तरफ बढ़ा जाए। तो इसकी वजह ये है कि बुनियादी तौर पे देखें, आप अगर गुज़श्ता 10 साल से की पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के हालात जो स्ट्रेटेजिकल हालात थे वो बहुत मुख्तलिफ थे। अमेरिका के साथ पाकिस्तान के तनाज़ात थे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात में बड़ी कशीदगी थी, लिहाजा और अमेरिका इस तमाम मसले के एक स्टेक होल्डर है इसके हल के लिए, क्योंकि उसके मफादात हैं खित्ते में। तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के दौर में अगरचे वो भी मुखलिस नहीं थे, मैं उनको ही नहीं कहता कि कश्मीर कौन से बहुत मुखलिस थे, लेकिन उनकी सिचुएशन भी उस वक्त बहुत ज्यादा खराब थी। दूसरी चीज, आपको ये पता है कि मकबूजा कश्मीर के मामलात, कश्मीर की पॉलिसी में या फॉरेन पॉलिसी या न्यूक्लियर मामलात जो होते हैं उसमें सिविल हुकूमत का किरदार बहुत कम होता है, उसमें ज्यादातर एस्टेब्लिशमेंट का किरदार ज्यादा होता है। तो नवाज शरीफ के दौर में और आसिफ अली जरदारी के दौर में जो है एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो ताल्लुकात थे वो बड़े कशीदा थे, जबकि इमरान खान साहब की हुकूमत में इनमें तो देखिए आप, हर 15 दिन के बाद एक फोटो सेशन होता है। उस फोटो सेशन का क्या मकसद होता है हमें ये नहीं मालूम। हर 10-15 दिन के बाद बनी गाला के लॉन में 2 जनरल हजरात जो है वो इमरान खान साहब के दाएं और बाएं बैठे होते हैं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, मास्क लगाकर, और एक फोटो सेशन होता है। और उस फोटो सेशन का नतीजा यही होता है कि उसके उस फोटो सेशन के अगले दिन किसी इदारे के सरबराह, किसी रिटायर्ड मेजर जनरल को मुकर्रर कर दिया जाता है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वो ये है कि वो दोनों अब एक पेज पे हैं इस वक्त, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत। इनका दावा है, इस चीज के लिए फोटो सेशन होते हैं, इस चीज का दावा किया जाता है, तो इस वक्त ये ज्यादा बेहतर पोजीशन पे थे। तीसरी बात, जब सदर ट्रंप का दौरे हुकूमत था, उन्होंने खास तौर पे ये बात कही थी कि वजीर आजम इमरान खान मेरे दोस्त हैं, मेरा उनके साथ मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान अब हमसे ताउन कर रहा है। इसका मतलब है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग अमेरिका के साथ भी बेहतर थी। तो ये वो हालात थे जिसमें मैं समझता हूं कि इमरान खान की हुकूमत जो है, ये मौजूदा हुकूमत है, ये बेहतर पोजीशन में थी कि कश्मीर के मसले के किसी ठोस हल की जानिब बढ़ती बनिस्बत के मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के। लेकिन मुस्तफा साहब फिर क्यों नहीं हो पाया कुछ? आप इसमें क्या नियतों का खोट समझते हैं, सलाहियत इतनी नहीं थी, या दीगर मामलात ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी हुकूमत आगाज़ से ही करप्शन के हवाले से गुफ्तगू करते रही है, उसमें भी वो कुछ अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, वो अपनी जगह, लेकिन आप तरजीह में नहीं था ये मामला? क्या समझेंगे, क्या कहेंगे आप? जो आपने कही है ना, ये तीनों चीजें आपने कही है, परफेक्टली कही है। सलाहियत नहीं है, तरजीहात में नहीं शामिल, नीयत में खोट है, और दूसरे मामलात ये थे कि ये इतने डरे हुए थे। ये जिस वक्त अमेरिका या अक़वाम मुत्तहिदा के मामलात में या अमेरिका के साथ जब डीलिंग करते हैं, ये इतने ज्यादा डरे हुए होते हैं कि इनकी आप खौफ का ये हाल होता है कि इनको हर वक्त इस बात का खदशा होता है कि जिनसे ये बात कर रहे हैं, अगर ये अमेरिकी काम से बात कर रहे हैं या किसी, तो वो नाराज ना हो जाए। मैं आपको बताऊं कि आपको याद होगा जब वजीर आजम इमरान खान साहब ने दौरा किया था अमेरिका का, और ये इन्होंने सदर ट्रंप के साथ जो है एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें पाकिस्तानी सहाफ़ी भी मौजूद थे। ये इतने डरे हुए थे कि ये मुस्तकिल सहाफ़ियों को, पाकिस्तानी सहाफ़ियों को मना कर रहे थे
कि आप ये सवाल ना करें, आप ये सवाल ना करें, आप ये सवाल ना करें। आफिया सिद्दीकी का मामला था, उसमें आफिया सिद्दीकी के बारे में बात ना कीजिएगा, आफिया सिद्दीकी के बारे में बात ना कीजिएगा। ये उनकी जो प्रेस टीम थी वज़ीर आज़म की, वो पाकिस्तानी सहाफ़ियों को जो वहाँ पे मौजूद थे, जो वहाँ पे हमारे दोस्त भी उसमें मौजूद है, वो और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे, उनको समझा रहे थे, इतने डरे हुए थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो नाराज ना हो जाए। और पाकिस्तान में जो इनकी जो पार्टी के जो कारकुन थे वो ज्यादातर इस बात पे ज्यादा तवज्जो मरकूज रखे हुए थे कि मलीना ट्रंप जो है इमरान खान साहब को कैसी स्माइल दे रही हैं और इमरान खान साहब मलीना ट्रंप को कैसी स्माइल दे रहे हैं, वो किस तरह उनको देख रही हैं। उनको इस चीज की ज्यादा फिक्र थी बजाय बनिस्बत इस चीज के कि जो अहम इश्यूज हैं कौमी मफादात के, वो अमेरिका के साथ किस तरह डील किए जाए। तो ये इनमें सलाहियत भी नहीं है, नीयत में भी खोट है, और दूसरी बात ये कि ये डरे बहुत हुए हैं। जी सैयद मुस्तफ़ा साहब, आपने इस हवाले से अपनी गुफ्तगू की, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान के हवाले से मज़ीद अहम बातें हैं वो करेंगे। देखते रहिए इस्लाम चैनल उर्दू। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम सिग्नेचर टॉक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। नाजरीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की, और ख़ास तौर पर ये कि पाकिस्तान में अगले माह सेनेट के इलेक्शन होने हैं। हुकूमत को उम्मीद है कि वो यहाँ पर अच्छी नशिस्तें हासिल कर लेगी, क्योंकि सूबाई असम्बलियों में उसको अक्सरियत हासिल है और उसके साथ उसके इत्तेहादी भी मौजूद हैं। अपोजिशन इस हवाले से मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज़ बना रही है और वो नहीं चाहती कि हुकूमत सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर सके, हुकूमत और उसके इत्तेहादी मिलकर। और कुछ तज्ज़िया निगारों का ये भी कहना है कि ये जो सारी एहतजाजी तहरीक है अपोजिशन की, वो भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो हुकूमत को रोकना चाहते हैं सेनेट में अक्सरियत हासिल करने से या ज़्यादा नशस्तें हासिल करने से। बहरहाल हमने देखा गुज़िश्ता हफ़्ते सदर पाकिस्तान की जानिब से एक सदारती ऑर्डीनेंस जारी किया गया कि सेनेट के जो आइंदा आने वाले इलेक्शन होंगे उनको खुफिया राय दही के बजाय एक ओपन बैलेट के ज़रिए से किया जाएगा, और फिर इस ऑर्डीनेंस को मशरूत किया गया सुप्रीम कोर्ट की राय से। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे कि इसके क्या असरात होंगे और क्या ज़रूरत है ओपन बैलेट की, और क्या ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं है हुकूमत अगर चाह रही है ओपन बैलेट से सेनेट इलेक्शन करवाना, ताकि किसी किस्म की उंगलियां ना उठ सकें, ना हुकूमत पर ना अपोजिशन पर। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। प्रोग्राम में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं सैयद मुस्तफ़ा साहब। मुस्तफ़ा साहब, इस हवाले से बताइएगा, अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि हम देखते रहे हैं माजी में सेनेट इलेक्शन, ख़ास तौर पे अभी जो कुछ अरसे में होने वाले सेनेट इलेक्शन बहुत मुतनाज़ा बनते रहे और हमेशा इसके बाद उंगलियां उठती रही मुख्तलिफ जमातों के अरकान के ऊपर कि इन्होंने वोट बेचे हैं, इन्होंने वोट अपनी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक नहीं दिए, इन्होंने पैसे लेके वोट दिए हैं। तो क्या ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं कि अगर हुकूमत ओपन बैलेट करवाना चाह रही है, और ये अवामी मुफाद में नहीं फ़ैसला आप समझते? देखिए, इस सवाल के जवाब के लिए आप थोड़ा सा पहले इनकी तारीख देख लें कि सेनेट के अरकान असम्बली, खासतौर पर सूबाई असम्बली के जो अरकान होते हैं, उनका माजी का किरदार क्या रहा है। हमने देखा है कि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी, सेनेट के इंतखाबात में भी और दूसरे मौके में भी ये अपने आप को इस तरह बराए फरोख्त पेश कर देते हैं जिस तरह मवेशी मंडी लगी हुई है, जिस तरह। और कभी कभी तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि उस वक्त हर मरतबा इस तरह के मौक़ों पे हुकूमतों को जो और मुख्तलिफ सियासी जमातों को कुछ इस तरह की सूरत हाल दरपेश होती है जैसे दुम्बों का एक रेवड़ जा रहा हो और उसके इर्द गिर्द जो है खूनख्वार कुत्ते जो है उनको कंट्रोल कर रहे हैं। जरा सी उनकी जो है निगरानी में कमी होती है और एक दुम्बा निकल के इधर निकल जाता है, एक दुम्बा निकल के इधर निकल जाता है। ये बिल्कुल उसी तरह अपने आप को पेश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो बहुत ज्यादा तंग है इन सूबाई असम्बली के अरकान और अरकान असम्बली से कि वो जिस तरह अपने आप को बेचते हैं। और इस रोशनी में हुकूमत की नीयत के ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये कानून जो है ये मुकम्मल तौर पे अवामी मफाद में है कि अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त का मामला जो है वो रोका जाना चाहिए। ये कानून किस हद तक दुरुस्त है ये एक अलग मामला है, आप इस पे आगे बात करेंगे। इस पे हम आप कुछ पूछेंगे तो मैं इस पे मजीद नहीं। सैयद मुस्तफ़ा साहब तो अगर अपनी मतलब अगर इसके जरिए जो है अरकान असम्बली की खरीदो फरोख्त हो सकती है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। लेकिन फिर भी आपके ख्याल में कि क्या अगर ये अच्छा इक़दाम है तो फिर हमें हर बार इस तरह से क्यों रवायती तौर पर कि हुकूमत की नीयत पर शक किया जाए? ये इसका जवाब मैं आपसे लूँगा। हमारे साथ कॉलर्स भी मौजूद हैं, उनको शरीक करेंगे, फिर दोबारा से आपकी तरफ आऊँगा। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।
चलें, एक और कॉलर भी साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ग़ालिबन कॉलर्स से राब्ते में कुछ थोड़ा सा इशू है, हम दोबारा शामिल करेंगे जो कॉलर्स हमारे साथ आएंगे। सैयद मुस्तफ़ा साहब, वापस आपकी जानिब आता हूँ। ये नीयत के हवाले से क्यों ज़रूरत है शक करने की? अगर कानून अवामी मफाद में है और इसको लागू किया जाना चाहिए तो फिर हर सूरत लागू किया जाना चाहिए। देखिए, इस नीयत पे शक, इस नीयत की शक के पीछे का भी पस मंज़र जो है वो बड़ा तारीखी है। हम देखते हैं कि इससे पहले हमने अवामी मफाद का एक कानून मंजूर किया गया, 18वीं तरमीम आई, ठीक है, लेकिन जब हुकूमतें इस तरह के अवामी मफाद के कवानीन लेकर आते हैं तो उस वक़्त वो जब वो नाफिज़ अमल हो जाते हैं तो फिर उससे वो अपने सियासी मफादात हासिल करते हैं और अवामी मफादात को और कौमी मफादात को पसे पुश डाल देते हैं। अब देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब ने बहुत बड़ा काम किया, डेवोल्यूशन पावर का जो मामला था 18वीं तरमीम के जरिए तमाम अख्तियारात सूबों को दिए, लेकिन उसके बाद उसका इस्तेमाल किस चीज़ पे किया? उनको पता था कि इस वक्त उनकी जो कारकर्दगी है उसकी बुनियाद पे वो दोबारा इलेक्शन जीत नहीं सकेंगे। चुनाचा उन्होंने सिंध कार्ड खेलने के लिए ये सारा मामला किया और आज सिंध का जो हाल है 18वीं तरमीम की वजह से वो आपके सामने। यही चीज हुकूमत है, वह उस वक्त अपोजिशन में थे, ये उस वक्त बात करते थे कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होनी चाहिए और बाद में अब इस वक्त ये सबसे ज्यादा मुखालिफ के तौर पे। इसी तरह ये वाला जो मामला है, ये ओपन बैलेट वाला, ये भी अगरचे अवामी मफाद में है, लेकिन इसमें हुकूमत की नीयत पे इसलिए शक किया जा रहा है और इस पे नजर आ रहा है कि एक तो ये गैर आईनी तरीके से नाफिज किया जा रहा है। इसकी मतलब जिस तरीके से इसको बगैर आईनी तरमीम के जो है बगैर कानून साजी के ये मामला तय हो ही नहीं सकता, ये मामला हो ही नहीं सकता। इक़दाम बहुत अच्छा है, कानून बहुत अच्छा है, लेकिन इसको नाफिज अमल करने के लिए जो आईनी तरीकाकार है मौजूद है आपके, वो नहीं अपनाया गया। यकीनी तौर पे इस पे और भी गुफ्तगू करेंगे। सैयद मुस्तफ़ा साहब, कॉलर्स दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शरीक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी वालेकुम सलाम। अहमद शरीफ साहब आपको और मुस्तफ़ा साहब को मेरी तरफ से सलाम। देखें, कश्मीर के बारे में मैं 2 लाइनें बोलूंगा। कश्मीर के ऊपर सबसे पहले भुट्टो ने झूठ बोला था। ताशकंद के बाद उसने बोला था कि जनरल जो था अयूब खान वो बेच के आ गया है वहां पे कश्मीर। ये कश्मीर तो वहां से चला है और भुट्टो ने इसी झूठ के ऊपर हुकूमत भी ली थी, तो जो उसका असर हुआ वो भी दुनिया ने देखा। ये तमाम सियासतदान ये माफिया है, माफिया पाकिस्तान के, ये वो माफिया हैं जिनकी जड़ें आज तक पाकिस्तान उखेड़ नहीं पाया। जी थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी जो इजहार राय का फ़ायदा उठा के आपने अपनी गुफ्तगू की, थैंक यू वेरी मच। एक और कॉलर हैं, उनको भी शरीक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे भैया? ठीक ठाक जी। आप मस्जिद शाहीन साहब से बात कर रहे हैं? जी आप लाइव हैं, आप फरमाइए। अच्छा, आप लोगों ने बात की है कश्मीर के बारे में, बहुत अच्छी बात की है, जबरदस्त बात की है आप लोगों का, बहुत मेहरबानी। आज इमरान खान को थोड़ा सा माफ कर दिया आप लोगों ने, बहुत मेहरबानी आप लोगों का। और दूसरी बात है कि भाईजान ने बोला कि इमरान खान जो है ना ट्रम्प से डर रहा था और ट्रम्प से उधर डर रहा था कि बैठा था ट्रम्प से, वो लोग ओबामा से वो लोग डर रहा था कि उसका हाथ हिल रहे थे, कागज निकाल रहे थे, वो पानी दबादब पी रहे थे, वो लोग डरने वाले। वो तो मत का बच्चे, सच बात बोलो, अल्लाह भी राजी हो जाएगा, वो आप लोगों को अच्छा लगेगा पर अच्छी बात करेगा, समझे ना। थैंक यू वेरी मच। बहरहाल अमेरिका से तो टेलीफोन के ऊपर भी वो डरते रहे जिनसे पूरा पाकिस्तान डरता है। बहरहाल एक और कॉलर हैं, उनसे भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। गालिबन कॉलर एक और कॉल ले लेते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम सलाम जी। मेरा एक पॉइंट है कि जो इंतखाबात होते हैं पार्टी के, उसमें जितनी मुस्तैदी और हर चीज़ के ये अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हैं। उलमा और मशाइख की कॉन्फ्रेंस से ये खिताब कर रहे थे और इस तरह बेबसी जाहिर कर रहे थे जैसे ये उनके प्राइम मिनिस्टर न हो बल्कि एक आम नुमाइंदा हो जिसके पास कोई इख्तियार नहीं होता, और सारा इल्ज़ाम जो है वो उलमा और मशाइख पर डाल दिया। और जो इन्होंने बहुत सारे कानून पास किए हैं वो बिल्कुल मुसलमानों की बुनियादें हिलाने के लिए काफ़ी हैं। जी थैंक यू वेरी मच। आपने अपनी इस हवाले से गुफ्तगू की।
अच्छा सैयद मुस्तफ़ा साहब, चूँकि प्रोग्राम बिल्कुल अपने इख्तिताम की जानिब जा रहा है, इस हवाले से पूछना चाहूँगा, इमरान खान साहब बहुत इस हवाले से गुफ्तगू करते रहे हैं कि सेनेट इंतखाबात में वोट्स को ख़रीदा जाता है पैसों के ज़रिए। सर, ये उनका बहुत पुराना मौक़िफ़ है और बहुत से दूसरे लोग भी यही मौक़िफ़ रखते हैं। तो क्या अभी मौजूदा जो सेनेट इलेक्शन होने हैं उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब को अपने भी कुछ अरकान के ऊपर शक है, जिसकी वजह से हुकूमत ने ये फ़ैसला किया? और ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म चूँकि शुरू दिन से इस हवाले से बहुत ज़्यादा वो उनका खुला मौक़िफ़ था कि मैं जो ओपन इलेक्शन करवाऊंगा ओपन बैलेट के ज़रिए से, तो आपके ख्याल में हुकूमत को अपनी लोगों की भी इधर उधर जाने का ख़तरा है, बिकने का ख़तरा है, जिसकी वजह से वज़ीर-ए-आज़म ने ये फ़ैसला किया? जनाब, आपके सामने पीटीआई की पूरी तारीख मौजूद है। ये वो नौजवान की आदत थी, ये वो सुनामी था जिसने जो है मुल्क की करप्ट की आदत को बहा के ले जाना था, और बाद में इसके बाद जो हाल हुआ, जिस तरीके से ये लोग बिके, करोड़ों करोड़ रुपए लेके जो है वो अराकीन असम्बली ने अपना ज़मीर बेचा, ये नौजवान की आदत थी जिसके बारे में कहा जाता था अगर गीदड़ों का रेवड़ होगा लेकिन शेर उनके सर पे होगा तो वो जंग जीत सकते हैं। तो आप बाद में तारीख देखा कि सबसे ज्यादा जो पीटीआई का जो मौक़िफ़ है ओपन बैलेट का, उसमें इसको खतरा ही इस बात का है, इससे पीटीआई की अंदरूनी तंजीमी जो कमजोरियां हैं वो बड़े वाज़ेह होती हैं कि किस तरीके से पीटीआई के अराकीन असम्बली के ऊपर जो है वो अपर क़यादत का जो है कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि मैंने मिसाल दी थी कि दुम्बों का रेवड़ है जो इधर निकलता है कभी इधर निकलता है, उनके लिए जो है खूनख्वार कुत्ते रखे होते हैं कि वो रेवड़ से निकल न पाए। तो ये अब जो इनके पंजाब असम्बली के अराकीन है, इनके सिंध असम्बली के अराकीन है, आपके सामने अभी हलीम आदिल शेख का मामला है, इनके फिरदौस शमीम नकवी साहब का मामला था कि इनके जो अराकीन असम्बली है वो काबू में ही नहीं आ रहे हैं इनके, कि क्या करें और क्या ना करें। तो ये उनको हर वक्त ये खदशा लगा हुआ है और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से ज्यादा खदशा लगा हुआ है। अगर आपने पिछले नियत की आप बात कर रहे थे तो पहला सवाल था जिस पर कॉलर्स आगे थे, इनकी नीयत के में शक उस वक्त भी होता है जब ये सेनेट के चेयरमैन के बारे में उन्होंने शिक शामिल नहीं की, हालांकि ज्यादा खरीदो फरोख्त जो है वो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात में हुई है। देखिए, ये सेनेट के जो अराकीन जो है ये इन्वेस्टमेंट करते हैं अराकीन असम्बली के ऊपर, ये छोटे अजनास हैं बराए फरोख्त, या अराकीन असम्बली जिनको कम कीमत दे के खरीदा जाता है 14 अपनी सेनेट की नशीस के लिए, और बाद में इस इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट समेत वसूल किया जाता है जब चेयरमैन सेनेट या डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इंतखाब होता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बदनीयती है हुकूमत की कि उन्होंने अपने से अराकीन असम्बली बिकने के खौफ से जो है उसके लिए तो ओपन बैलेट का जो है ऑर्डिनेंस नाफिज किया, लेकिन उसमें चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के लिए वो शिक शामिल नहीं की, तो इसकी वजह से हुकूमत की नीयत पे शक किया जाता है। दूसरी, आपका प्रोग्राम का वक्त कम है, मैं आखिर में आपको वादे करना चाहता हूँ कि ये ऑर्डिनेंस जो है हुकूमत को भी मालूम है कि इस ऑर्डिनेंस पे अमल नहीं हो सकता, और सुप्रीम कोर्ट जो राय देगी वो सुप्रीम कोर्ट अपनी राय नहीं देगी बल्कि उसके लिए इलेक्शन कमीशन से राय मांगेगी, एक्सपर्ट ओपिनियन मांगेगी, और उसकी बुनियाद पे जो है वो ये इस बारे में फैसला देगी या राय देगी। और इलेक्शन कमीशन इस बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ रखता है कि ये ऑर्डिनेंस नाफिज अमल हो ही नहीं सकता, और अगर ओपन बैलेट और इलेक्शन के तरीकाकार में तब्दीली करनी है तो वो आर्टिकल 226 में जो है वो तरमीम करने के 2/3 अक्सरियत से तरमीम की सूरत में ही मुमकिन है। ये सिर्फ अपोजिशन को एक्सपोज करना है ताकि उनको कुछ अरसे के लिए 2-3 महीने के लिए एक इशू मिल जाए जिस पे अपोजिशन के ऊपर जो है लान तान की जा सके, और दूसरी जानिब अपोजिशन वो ऑलरेडी वो इस चीज की नीयत रखती है कि वो इनके अराकीन असम्बली खरीदेंगे, और इसी वजह से वो इसकी मुखालफत कर रही है। जी, इसी हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या अपोजिशन की मुखालफत का बज़ाहिर तो एक वजह, सिर्फ ये भी वजह काफ़ी है कि वो अपोजिशन है तो उन्होंने हुकूमत के हर इकदाम की मुखालफत करनी है, चाहे वो इकदाम मुल्क के लिए अच्छा है बुरा है, लेकिन चूँकि हुकूमत की जानिब से आया है तो अपोजिशन का तो फ़र्ज़ ऐन है कि उसने उसकी मुखालफत ही करनी है। तो क्या आपके ख्याल में वाकई ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और ख़ासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो कोशिश करेगी हुकूमती अरकान को तोड़ने की, और अगर वो इसको तोड़ने की जो कि अब बज़ाहिर लग भी रहा है कि करेंगी, तो क्या फिर तो इस कानून के ज़रिए से दोनों जानिब की इस हॉर्स ट्रेडिंग को रोकना ज़रूरी नहीं? मुख्तसर जवाब दीजिएगा, हमें बिल्कुल आखिर में हैं हम। वो तो आपका सवाल का जवाब तो पहले से मौजूद है। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में और पहले सेनेट के लिए क्या खरीदा नहीं गया? क्या इमरान खान ने अपने अराकीन असम्बली को फारिग नहीं किया, निकाला नहीं, पार्टी से डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया? ये क्यों हुआ था? इसलिए कि वो बिके थे और उनको पता है कि ये अभी भी बिकेंगे। वही अजनास है, वही प्रोडक्ट है
जो कि मार्केट में मौजूद है। और जिससे इसी को काबू करने के लिए गालबन जो आया है, और यकीनी तौर पे मेरी ज़ाती राय इसके ऊपर यही है कि एक अच्छा कानून है और इसको फ़ाहम व तफ़हीम के साथ, क्योंकि अपोजिशन में भी ऐसे अरकान बहरहाल मौजूद हैं, ऐसे हल्के बहरहाल मौजूद हैं जो इस मामले में अगर हुकूमत उनको उनकी तरफ राग़िब हो, उनके साथ संजीदगी के साथ और अच्छी नीयत के साथ गुफ्तगू करे तो यकीनी तौर पर वो इसको सपोर्ट भी करेंगे। तो ये चूँकि अवामी मफाद का एक मामला है और हर इलेक्शन में, ख़ासतौर पर सेनेट इलेक्शन में ये बात की जाती है कि हुकूमत ना सिर्फ हुकूमती अरकान बल्कि हुकूमती अरकान अपोजिशन की तरफ इशारा करते हैं, अपोजिशन अरकान हुकूमती पार्टी की जानिब इशारा करते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए, इसके सद्देबाब के लिए यकीनी तौर पे बहुत अहम इकदाम है। नाज़रीन, ये था आज का सिग्नेचर टॉक। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान अहमद शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।